वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग किसकी, कार्डियक मसल्स की। हमने अपने चैप्टर्स में आपको स्केलेटल मसल्स में एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कम्प्लीटली स्टेप वाइज समझाया हुआ है। तो बेसिकली एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो अगर हमें याद हो तो हम उस सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए पर्टिकुलर मसल की एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन और लास्टली रिलैक्सेशन को मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले बात आती है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन कार्डियक मसल इज सेम एज दैट फॉर द स्केलेटल मसल्स, यानी सारी जो स्टेप्स हैं वो उसी सीक्वेंस के साथ हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नर्व इम्पल्स, उसके बाद रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, देन बाइंड विथ रिसेप्टर्स ऑन मोटर एंड प्लेट, देन फाइनली development of action potential in muscle fiber cause actin myosin cross bridges and finally contraction सक्सेसफुली हो जाता है। तो सारे स्टेप्स यही हैं, लेकिन इनमें कहीं कुछ ना कुछ जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे या इसके स्ट्रक्चरल लेवल पे डिफरेंस होता है। तो कार्डियक मसल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इन सारी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए वो हम पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हुए बताएंगे, बाकी सारी जो स्टेप्स हैं आप स्केलेटल मसल एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग चैप्टर से आराम से पढ़ सकते हैं, तो रिपीटेशन नहीं होगा बार बार। लेट्स स्टार्ट। Calcium ion that are released into sarcoplasm from cistern of sarcoplasmic reticulum. Then calcium ion also diffuse into sarcoplasm from T tubules themselves at the time of action potential. बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखें। देखिए जो ये T tubules होती हैं, तो ये T tubules ये सिस्टर्न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूशन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब एक्शन पोटेंशियल वेव आती है तो कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल वेव स्केलेटल मसल्स में नीचे तक जाती है। ये स्केलेटल मसल्स में डिफरेंस करते हुए मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स होते हैं और सिस्टर्न पे यहाँ राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है जब डाईहाइड्रोपायरिडिन में, तो यहाँ से इम्पल्स जो है वो राइनोडिन रिसेप्टर्स में जाते हैं और ये कैल्शियम रिलीज़ कर देते हैं सार्कोप्लाज्म में। जब कार्डियक मसल की बात होती है तो कार्डियक मसल में ख़ास बात क्या देखी जाती है कि जब एक्शन पोटेंशियल वेव आती है तो एक्शन पोटेंशियल के साथ ECF से कैल्शियम भी यहाँ से एंट्री लेता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, और ये कैसे होता है कि कैल्शियम डिफ्यूज़ होता है सार्कोप्लाज्म में फिर फ्रॉम T tubules themselves at the time of action potential when open voltage gated calcium channels in membrane of T tubules। ये T tubules की membrane है। अब कार्डियक मसल में यहाँ जो कैल्शियम चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड, ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो यहाँ से भी सेल में अंदर एंटर कर जाता है। देन एक्टिवेट कैल्शियम रिलीज चैनल्स ऑल्सो एज नोन एज राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ ये रिलीज़ हुए कैल्शियम, ये जो सिस्टर्न में कैल्शियम है वहाँ से सिस्टर्न से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूशन में जो है वहाँ से भी कैल्शियम रिलीज़ कराता है। देन कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म इंटरैक्ट विद ट्रोपोनिन टू इनिशिएट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब सार्कोप्लाज्म में जो ये सारा कैल्शियम आ गया है ये इंटरैक्ट करेगा ट्रोपोनिन से और फाइनली क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन है वो होगा। और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट होती है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो वही सिंपल चीज़ है, क्रॉस ब्रिज हमेशा मायोसिन हेड एक्टिन टेल, तो ये क्रॉस ब्रिजेस जो है वो बन जाते हैं, और जब क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ख़ास बात एक और जो हमें ध्यान रखनी है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ कार्डियक मसल इज़ लेस डेवलप्ड दैन स्केलेटल मसल्स।
कार्डियक मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्केलेटल मसल्स की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपैरिजन में कम डेवलप होती है, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल वुड बी रिड्यूस। तो उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा कार्डियक मसल का वो रिड्यूस्ड इफेक्ट के साथ होगा। यही वजह है कि कैल्शियम फ्रॉम टी ट्यूब्यूल्स एंटर इनटू द सार्कोप्लाज्म फॉर इफेक्टिव कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। और इसीलिए फिजियोलॉजिकली कितना बेहतर स्ट्रक्चर बनाया है कि जहाँ ऑलरेडी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कहते हैं कैल्शियम जो बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती कार्डियक मसल के अंदर, वहाँ कैल्शियम जो है एक्शन पोटेंशियल आया, साथ में ECF जो है यहाँ से कैल्शियम आयन भी बढ़े हुए हैं। ये कैल्शियम आयन टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं और जो इफेक्टिव कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट आगे की बात कि डायमीटर ऑफ टी ट्यूब्यूल्स ऑफ कार्डियक मसल 5 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ स्केलेटल मसल। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत है, तो देखिए डायमीटर भी जो है टी ट्यूब्यूल्स का 5 गुना ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से वॉल्यूम की ग्रेटनेस बढ़ जाती है तकरीबन 25 टाइम्स, 25 गुना। किसके कंपैरिजन में? स्केलेटल मसल्स के। दूसरी खास बात, टी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो बेसिकली ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बाइंड ऑन अबंडेंट स्टोर ऑफ कैल्शियम बोथ स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में। ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूशन में आगे जाके क्या करती हैं, वहाँ से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम को रिलीज़ कराने का काम करती हैं दैन अवेलेबल फॉर। और कार्डियक मसल में ख़ास तौर पे यहाँ टी ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम बाहर से जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है दैन available for diffusion of to interior cardiac muscle fiber when action potential reached T tubules. Next चीज़ कि cardiac muscle contraction depend to a great extent on concentration of calcium ions in ECF. तो ECF में जो cardiac muscle का total contraction effect होता है ये totally depend होता है availability of calcium ions in ECF, क्योंकि ये बात पहले ही हमने बता दी कि जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है लेस डेवलप होती है कंपैरेटिवली स्केलेटल मसल के। तो जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है अबंडेंटली वो कहाँ से पूरी होती है? ECF से पूरी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम में हम अच्छे से आपको और समझा सकते हैं कि देखिए जैसे ही ये ECF है एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये टी ट्यूब्यूल में आया, टी ट्यूब्यूल में यहाँ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं कैल्शियम की एंट्री हो गई, ये यहाँ पे राइनोडिन रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। राइनोडिन रिसेप्टर्स या इन्हें कैल्शियम रिलीज चैनल्स भी बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कैल्शियम जब अबंडेंट मात्रा में निकल के सार्कोप्लाज्म में आया तो इसे बोलते हैं कैल्शियम स्पार्क। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंस नज़र आया बहुत अच्छे से कि यहाँ जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम जो है वो यहाँ से आएगा और यहाँ पर रिएक्ट करेगा और कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल से निकलवाएगा और मैक्सिमम मात्रा में कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। जबकि स्केलेटल मसल्स में जो कैल्शियम था वो ECF से नहीं आता था बल्कि एक्शन पोटेंशियल वेव आती थी और उस वेव से डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स जो है वो एक्साइट हो जाते थे और वहाँ से जो इम्पल्स है वो राइनोडिन रिसेप्टर्स के पास जाता था। सो फाइनली कैल्शियम और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो कैल्शियम अबंडेंटली आ जाता है, कैल्शियम सिग्नल जैसे ही आगे पहुँचेगा एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो है वो क्रॉस ब्रिज साइकिल बना देंगे और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तो यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपको रिलैक्सेशन बता रहा है। क्या होता है जब रिलैक्सेशन होता है तो जो बचा हुआ सारा कैल्शियम है वो कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और कुछ कैल्शियम जो है वो कैल्शियम सोडियम चैनल्स के थ्रू ये बाहर ECF में चला जाता है और सोडियम जो है वो वापस ICF में आ जाता है सार्कोप्लाज्म में, जो कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप
एटीपीएस पंप के थ्रू वापस से रेगुलेट हो जाता है मेम्ब्रेन पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप इस डायग्राम को बनाएं और इसके बाद इसे इसी में लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप वापस से सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन कर लेता है, मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस पर शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। और अगर आपको इनकी दोनों की डिफरेंस, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन में और स्ट्रक्चर में जो भी डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से पता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कैसा रहता है? कॉन्ट्रैक्शन बिगिनस अ फ्यू मिली सेकेंड्स आफ्टर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आता है, पहुंचता है मेम्ब्रेन पे, फ्यू मिली सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यही वजह है कि जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल का, वो मेनली फंक्शन है किसका? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्लूडिंग प्लेट्यू फेज। सो ऑल it's about 2 seconds in atrial muscles and 0.3 second in ventricular muscles. So this is all about the basic and very important difference between excitation, contraction, coupling or the mechanism of cardiac muscle. किसके साथ ये डिफरेंस हमने किया? स्पेशली कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स को ध्यान में रखते हुए किया। तीसरी जो मसल्स है स्मूथ मसल्स, उसके का जो कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है उसे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।